नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ दोस्तों, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं, सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे, तुम अपने हद को रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे? तुम अपने हद को रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे? तुम कब तक मुझको रोकोगे? तुम कब तक मुझको रोकोगे? जी हाँ दोस्तों, आ गया है आपके बीच एक बार फिर आपका होस्ट और दोस्त आर के भारती लेकर के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये 7 वीवीआई प्रश्न का सिलेक्शन किया गया है दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा में जिसमें से 5 प्रश्न निश्चित रूप से आएँगे और इस लघु उत्तरीय प्रश्न के द्वारा आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव्स का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों, और साथ ही साथ मोटिवेशनल शायरी का तर्का। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेजर टारगेट चैनल का एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और लाइव क्लासेस का भी आप एंजॉय लेते रहें। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलते हैं अब अपने पहले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं? जी हाँ दोस्तों, उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं और उसके क्या कारण है? जी हाँ दोस्तों, उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं और उसके क्या कारण है? तो जब कभी भी उपभोक्ताओं को उनके सही कीमत के अनुसार सामान नहीं दी जाती है, सही जो कीमत है उपभोक्ता के सामान की जो कीमत है उसके अनुसार उसको सामान मुहैया नहीं कराई जाती है, और तो उसका शोषण होता है दोस्तों। ये शोषण किस तरह से हो सकता है दोस्तों उपभोक्ताओं का? तो जो भी सामान की कीमत है उससे आप कम गुणवत्ता के सामान उपभोक्ता को दे दें, या उसमें आप मिलावट कर दें दोस्तों, या आप उसमें क्या कर दें, कम तौल दें, मिलावट कर दें, या जितना दाम होना चाहिए, जितना कीमत होना चाहिए जेन्युइन, उससे ज़्यादा आप कीमत ले लें, उसमें मिलावट कर दें, या डुप्लीकेट सामान दे दें, सही गुणवत्ता के सामान नहीं दें आप, या कम गुणवत्ता वाली सामान दे दें, या मिलावट कर दें। ये सारे चीज़ों के द्वारा क्या करते हैं कि उपभोक्ता का शोषण किया जाता है दोस्तों। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता का शोषण। जब भी कोई दुकानदार किसी उपभोक्ता को जेन्युइन प्राइस से या जिसकी सामान की जितनी दाम है उतना दाम ले करके उसे मिलावटी सामान या डुप्लीकेट सामान या कम कीमत वाला सामान या कम गुणवत्ता वाला सामान या माप में कम तौल कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे उपभोक्ता शोषण कहा जाता है, उसे कंज्यूमर का हरासमेंट कहा जाता है, कंज्यूमर का शोषण कहा जाता है दोस्तों। तो उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारणों को नीचे दिया गया है, कारण को भी हम लोग को जानना है, शोषण क्या है उसके साथ कारण। तो उपभोक्ताओं की अज्ञानता, आप अज्ञान है, आप शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आपका शोषण हो सकता है दोस्तों। उपभोक्ताओं में आपस में एकजुटता का अभाव, उपभोक्ता आपस में एकजुट नहीं है, उन्हें नहीं पता है सही गलत का, जिस कारण से उनका शोषण हो रहा है। यदि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो उनका शोषण नहीं हो पाएगा। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की अज्ञानता, उनको पता नहीं है कि वो अपने अधिकार के लिए कहाँ जा सकते हैं, वो उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं और केस दर्ज कर सकते हैं। तो इन सारे बातों की जानकारी आजकल उपभोक्ताओं को नहीं है, जिसके कारण से दुकानदार उन्हें गलत सामान देकर उनका क्या करते हैं दोस्तों, शोषण करते हैं। उपभोक्ताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि लेना, किसी भी सामान पे दोस्तों अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस दिया हुआ रहता है और उससे ज़्यादा मूल्य दिया जाता है। आपको बहुत सारे सामान मिलेंगे, आप ठंडा ले लीजिए या बहुत तरह के सामान मिलेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब में क्या होगा कि एमआरपी से ज़्यादा रेट लिया जाता है। जबकि रूल्स ये है सरकार के द्वारा कि किसी भी कीमत में आप अधिकतम खुदरा मूल्य मैक्सिमम रिटेल प्राइस से आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। लेकिन तरह तरह के हथकंडे अपनाकर दुकानदार बोलते हैं कि जो हम जिस होलसेलर से मैंने लाया है उसने मुझे इतना ही कीमत पर दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा लूँगा। लेकिन उसे यह अधिकार सरकार ने दिया नहीं है दोस्तों। इस प्रकार वो आपका क्या कर रहा है दोस्तों, शोषण कर रहा है। तो एमआरपी से अधिक वो नहीं ले सकता है लेकिन ले रहा है। तो इस प्रकार उपभोक्ता का शोषण होता है, ज़्यादा कीमत लेकर के, या मिलावटी सामान, कम गुणवत्तापूर्ण सामान दे करके, या डुप्लीकेट सामान दे करके, या ऊंची कीमत लेकर के, या कम तौल करके। ये सारे चीज़ों का और क्या कारण है, उसका अज्ञानता कारण है, उपभोक्ता में जागरूकता का अभाव है, अधिकार नहीं समझ रहे हैं और एमआरपी से ज़्यादा भी ले लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों
अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जब मुद्रा नहीं आया था तो हमारे हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है दोस्तों कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेन देन की जाती है बिना मुद्रा के। जैसे मैं आपको कपड़ा दे दूं और कपड़ा के बदले आपसे दूध ले लूं। जैसे चावल और गेहूं, नमक के या तेल के जरूरत के हिसाब से लेन देन करना, कपड़ों को भी किया जा सकता है। किसी को कपड़े की जरूरत है तो उसने गेहूं दे दिया और कपड़ा ले लिया। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। इस प्रणाली में काफी कठिनाई होती थी दोस्तों। दोहरे संजोग का अभाव रहता था कि आपको कपड़ा चाहिए, मुझे मुझे गेहूं चाहिए, तब एक दूसरे से लेन देन करेंगे, नहीं तो तीसरे व्यक्ति को खोजना पड़ता था दोस्तों। और हम किसी वस्तु को बांट नहीं सकते थे। जैसे गाय, एक गाय के बदले कितने बकरियां दी जाए, इस तरह की समस्या होती थी दोस्तों। और इस तरह से हम लोग वस्तु का संचय नहीं कर पाते थे दोस्तों। मुद्रा का हम लोग समझे किसी भी वस्तु का कितना मूल्य होगा ये नहीं हम लोग ज्ञात कर पाते कि आखिर कितना कपड़ा के बदले कितना दूध दिया जाए, कितना गेहूं के बदले कितना बकरी दिया जाए। इस तरह की समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली में होती थी, जिसके कारण से क्या किया गया दोस्तों, हम लोगों ने मुद्रा का आविष्कार किया और मुद्रा प्रणाली को अपनाया। लेकिन ये वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है दोस्तों, ये हमारी प्राचीन प्रणाली है, जिसमें क्या किया जाता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, जो इच्छित वस्तु होती थी, डिजरेबल मनचाहा वस्तु होती थी, उसका लेन देन बगैर मुद्रा के किया जाता था। क्या चीज के किया जाता था? बगैर प्रत्यक्ष मुद्रा के किया जाता है। उस टाइम मुद्रा थी भी नहीं दोस्तों, तो बिना मुद्रा के जब किया जाता था प्राचीन काल में, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। अभी वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी गांव देहातों में चलता है। लोग एक सामान को लेकर के दूसरे सामान को दे देते हैं और बोलते हैं कि आपके पास दूध है, हाँ दे दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको गेहूं दे देता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच स्क्रीन में, खनिज को परिभाषित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, खनिज वे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जिनकी संरचना तथा संगठन एक समान होते हैं। मतलब प्रकृति में कोई भी तत्व जो होता है दोस्तों, सोना चांदी और प्लेटिनम को छोड़कर ये सारे तत्व क्या होते हैं, अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करके वो खनिज के रूप में चले जाते हैं। अन्य तत्वों के रूप से प्रतिक्रिया करके वो संयुक्त रूप में चले जाते हैं, एक संयुक्त रूप बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग उसे खनिज कहते हैं, उसे हम लोग मिनरल्स कहते हैं। और उससे हम लोग क्या करते हैं, वो अयस्क मिनरल्स, जो अच्छा मिनरल्स होता है जिससे आसानी से और कम कीमत पर धातु की प्राप्ति हम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अयस्क कहते हैं। और उससे हम लोग खनिज या अयस्क से हम लोग क्या करते हैं, धातु की प्राप्ति करते हैं। जैसे हेमेटाइट लोहा का एक खनिज है या अयस्क है, कॉपर पायराइट तांबा का है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हीरा सबसे कठोर खनिज होता है तथा ग्रेफाइट मुलायम। ये दोनों कार्बन के अपर रूप है। तो इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में होने वाले विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा होती है। मैं भूवैज्ञानिक नहीं बोलेंगे, जो भूगर्भ की प्रक्रियाएं होती है, जो जमीन के अंदर में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे चट्टान होते हैं। 200 से अधिक खनिज हैं हमारे इंडिया में। कितना है? 200 से अधिक, 2000 से अधिक वर्ल्ड में खनिज है, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट कितना है, 100 ही मात्र है। और हमारे इंडिया में 200 से अधिक खनिज है। तो इस तरह से खनिज जो बहुत सारे होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा आपके स्क्रीन पर, लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं? जी हाँ दोस्तों, लिंग के आधार पर जब समाज में महिला और पुरुषों के बीच असमानता की जाती है तो उसे लैंगिक विभेद कहा जाता है। इससे सामाजिक, आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, लैंगिक विभेद के कारण से ही आज जो है हमारे समाज में पुरुष जो है मात्र 6 घंटे काम करते हैं और महिलाएं कितना, 7.5 घंटा घर का काम करती है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम लोग, पुरुषों के काम के यानी मेल के वर्क को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि इनसे इनकम होती है। क्यों? क्योंकि इनसे इनकम होती है। आज हम लोग अपने परिवार में या समाज में देखते हैं कि लोग पुरुष को ज़्यादा महत्व देते हैं, लड़कों की पढ़ाई के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं, लड़कों को बाहर भेजते हैं। लेकिन आप कई जगहों पर देखेंगे कि लड़कियां भी अव्वल आती है। और आप सरकारी नौकरियों में देखेंगे कि लड़का का ज़्यादा प्रतिशत है लड़कियों के तुलना में। साक्षरता दर को ही ले लीजिए दोस्तों, अपने जो बिहार में साक्षरता का दर है देश में, वो लड़कियों का मात्र 54% है और लड़कों का कितना है, 76% है। और लैंगिक विविधता का या लैंगिक विविधता का जो सबसे बुरा पक्ष देखने को मिलता है दोस्तों, वो होता है भ्रूण हत्या। क्या होता है दोस्तों? वो भ्रूण हत्या होता है। जहाँ पर जो कि लोग या माता पिता क्या करते हैं कि लड़के की इच्छा रखते हैं और वो गर्भ में ही
उस लड़कियों की लिंग का पता करके एमेनोसेंटोसिस प्रोसेस के द्वारा या अल्ट्रासाउंड के द्वारा वो पता कर लेते हैं और उसको मृत्यु कर देते हैं। तो सरकार ने भ्रूण हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। फिर भी लोग चोरी छुपे क्या कर देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो गया है, अपने बिहार में अभी लिंग अनुपात घट गया है। 1000 पुरुष पर 919 ही महिलाएं हैं। तो ये सब लैंगिक लैंगिक विभेद का ही नतीजा है दोस्तों। तो भ्रूण हत्या इसका सबसे काला पक्ष है, जो कि लोग जन्म लेने से ही पहले क्या होते हैं, स्त्री भ्रूण की हत्या कर देते हैं। तो इसे हम लोग लैंगिक विवेक का सबसे काला पक्ष मानते हैं। तो लिंग के आधार पर जो है मजदूरी कम बेसी लोग देते हैं, महिलाओं को कम मजदूरी, पुरुषों को ज़्यादा, जबकि सरकार के द्वारा दोनों को बराबर मजदूरी देने का प्रावधान है। तो ये सब लैंगिक विभेद है। समाज में पुरुष और महिला के बीच में जो असमानता देखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लैंगिक विभेद कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा आपके स्क्रीन पर, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, रूसी क्रांति काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि लोगों के लिए है। तो रूसी क्रांति के कई सारे कारण थे। रूसीकरण की नीति थी और भी कई सारे कारण थे, लेकिन उनमें से दो कारण का यहाँ पर मांगा गया है। तो दो कारण को हम लोग बता रहे थे। जार की अयोग्यता, जार और जरीना जो उसकी पत्नी थी, दोनों अयोग्य थे। वो क्या कहते थे, 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में निरंकुश राज्यवाही व्यवस्था कायम थी। राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस टू, जिसके शासनकाल में रूस में क्रांति होती है, और राजा के देवी अधिकारों में विश्वास करता था। देवी अधिकार मतलब कि ईश्वर उसको बना करके भेजा है राजा, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं था राजकाट का कि कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे ईश्वर ने ये शक्ति दी है और मैं ही राजा रहूंगा। और जरीना भी क्या थी, पथभ्रष्ट थी। रास्पुटिन नाम का पादरी उसको हैंडल करता था, जैसा वो बताता था वैसा ही करता था। मजदूरी की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी दोस्तों, और उसको उनके पास पूंजी नहीं था, और उनके पास अच्छे उपकरण नहीं थे, और उनके पास कोई अधिकार नहीं थे, इसलिए वो भी काफी असंतुष्ट थे। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो कि रूस की क्रांति हुई दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रूस की क्रांति के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इनमें से ये दो कारण जो है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। औद्योगिकरण की समस्या जहाँ तक है वो भी महत्वपूर्ण कारण है। रूसीकरण की नीति, कई सारे युद्ध में रूस पराजित हो गया था, इसके कारण से भी क्या हो गया, रूस में क्रांति आया था। जापान जैसे छोटे देश से रूस पराजित हो गया था 1904 में दोस्तों। तो ये सारे कारण थे। रूसीकरण की नीति थी, जो लादना जो थोपना चाहते थे जार, उसके कारण से भी हुआ था रूस की क्रांति। जो मुख्य कारण है जार और जार की निरंकुशता, वो निरंकुश शासन हो गया था। अपने राजा के दैवी सिद्धांत के अधिकार पर वो क्या करता था, विश्वास करता था कि ईश्वर ने ही मुझे राजा बना के भेजा है, कोई हटा नहीं सकता है। तो इस तरह की जब सोच किसी को हो जाएगी दोस्तों, तो वो निरंकुश हो जाएगा, वो तानाशाही हो जाएगा, और ऐसे राज्य में क्रांति होना अवश्यम भाई है दोस्तों। तो रूस में भी 1917 में क्रांति हुई, और जार निकोलस द्वितीय का शासन क्या हुआ, समाप्त हुआ, सामंतवाद खत्म हुआ, और वहाँ पर क्या हुई, लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा आपके बीच, इटली के एकीकरण में मैजिनी का क्या योगदान था। जी हाँ दोस्तों, इटली के एकीकरण में मैजिनी का क्या योगदान था। मैजिनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण कम थे, ज़्यादा थे, और व्यवहारिक गुण क्या थे, कम थे। इटली क्या था, मैजिनी क्या था दोस्तों, एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था, साथ ही साथ वो साहित्यकार भी था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था, और क्या था दोस्तों, एक योग्य सेनापति भी था, एक सेनापति भी था, योग्य सेनापति भी था मैजनी। और वो इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था, और उसने एकीकृत गणराज्य के रूप में देखना चाहता था, कि यानी कि जो इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था उसको एक करना चाहता हुआ था। वह योग्य सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने यंग इटली की स्थापना उन्होंने की 1831 ईस्वी में दोस्तों, और यंग यूरोप की भी स्थापना की। क्या की, यंग यूरोप की स्थापना की 1864 में, 1834 में यूरोप। ये दो संस्थाएं थी जिसके द्वारा कि काफ़ी अच्छा काम किया मैजनी ने। 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप, ये दोनों संस्थाओं के द्वारा इटली के एकीकरण में काफ़ी योगदान हुआ। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मैजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वो इंग्लैंड चला गया, राष्ट्रवादी विचार जब बहुत ज़्यादा पनपने लगे यहाँ इटली में, वहीं से अपने लेखों एवं रचनाओं के जरिए, इसलिए उसको साहित्यकार भी बोला गया है, इटली के एकीकरण के आंदोलन को प्रेरित करते रहा। मैजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है, यानी कि उसको प्रोफेट, संत कहा जाता है इटली के
एकीकरण के लिए? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच दोस्तों, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन की व्यवस्था है। इस परिभाषा को अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है दोस्तों। किसके द्वारा दिया गया है? अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है दोस्तों। तो लोकतंत्र जनता का शासन क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जनता ही मत के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो प्रतिनिधि क्या होते हैं? शासन चलाते हैं। किसके लिए? जनता के लिए। यदि वो प्रतिनिधि जनता के उम्मीदों पर खरा ना उतरे, तो फिर अगले चुनाव में जनता उसे क्या कर देती है? पदच्युत कर देती है, हटा देती है शासन व्यवस्था से। इसलिए लोकतंत्र को क्या कहा गया है दोस्तों? जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। तो इस तरह से क्या होता है? लोकतंत्र को और भी हम लोग अलग ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। लोकतंत्र एक शासन है, सामाजिक व्यवस्था है, विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है और आर्थिक आदर्श है। एक क्या है? शासन है, सामाजिक क्या है? व्यवस्था है, एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है, और क्या है? और आर्थिक क्या है? आदर्श है। और क्या है? आर्थिक आदर्श है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र की एक अलग परिभाषा है दोस्तों, और ये सर्वमान्य परिभाषा है। जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की व्यवस्था। क्योंकि जो जनता वोट दे करके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो प्रतिनिधि किसके लिए काम करते हैं? जनता के लिए ही काम करते हैं। और यदि वो जनता के उम्मीदों पर खरा न उतरेंगे तो जनता उसे हटा देगी। इसलिए लोकतंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की व्यवस्था। ये किसने दिया है परिभाषा? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने मोटिवेशनल शायरी के सेगमेंट पर। तो ये रहा आपके बीच दोस्तों, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने छींचा है। जी हाँ दोस्तों, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि पर पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। बंजर भूमि पर पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं रुकने वाला नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। तुम कब तक मुझको रोकोगे। तुम कब तक मुझको रोकोगे। जी हाँ दोस्तों, अब हमें कोई रोक नहीं पाएगा। मेजर टारगेट हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टॉपर बनाएगा। तो फिर देर किस बात की दोस्तों? वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे आपका होस्ट और दोस्त आर के भारती इस उम्मीद के साथ विदा लेता है कि फिर एक बार आपके स्टडी को मोटिवेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आपको टॉपर बनाने के लिए फिर नए संकलन के साथ आपके बीच हाजिर होगा। और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।